हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एडवोकेट्स। आज हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 302 के बारे में कि ये क्या होता है और इसमें कितने सज़ा का प्रावधान है। अगर किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर हो गई है तो इसमें कैसे बचें, या फिर मृत्यु का कारण कुछ और है और एफआईआर आपके अगेंस्ट हो जाती है तो क्या करें, ज़मानत या बेल किस तरीके से और कब मिलेगी, और मर्डर करने के बाद में अगर सरेंडर कर देते हैं, पुलिस के पास में जाकर सरेंडर करते हैं तो क्या हो सकता है। इन सारे विषय में आज हम बात करेंगे। अमूमन सभी लोग जानते हैं कि 302 क्या होता है, आईपीसी के सेक्शन 302 होता क्या है। सबको मालूम है कि ये पनिशमेंट है मर्डर के लिए। जब कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है स्वेच्छा से, अपनी इंटेंशन के साथ में कि किसी को मारता है, और उसके बाद उसको जो सज़ा मिलेगी वो आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत ही मिलेगी। ये सभी लोगों को पता होता है। यदि कोई व्यक्ति इंटेंशनली अपनी इच्छा के अनुसार किसी व्यक्ति के ऊपर हमला करता है और उसे ये मालूम है कि मेरे इस हमले से इस व्यक्ति की मौत होगी, और वो अपने अंदर ऐसा जज्बा रख के उसके ऊपर हमला करता है कि वो बंदा मर जाए, तो और वो इस कृत्य में कामयाब भी हो जाता है, वो उसको मारने में कामयाब भी हो जाता है, तब लगती है धारा 302। अब बात कर लेते हैं कि यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसे कितनी सजा मिलेगी। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है और ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस इसमें बिना किसी सोचे समझे, मालूम पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने हमला किया है और इसने ऐसा किया है कि किसी को मार दिया है, तो पुलिस बिना किसी केस के और बिना किसी वारंट के, बिना किसी वारंट के उसे तुरंत अरेस्ट कर लेगी। और उसके बाद केस चलता है कोर्ट में। तो कोर्ट में जो है सज़ा का जो प्रावधान है वो लगभग उम्र कैद या फिर सजाए मौत का ही प्रावधान है इसमें। अब बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठा नाम लगा दिया हो या उसके खिलाफ झूठी एफआईआर रजिस्टर करा दी हो, मर्डर की 302 की एक झूठी एफआईआर करवा दी, तब इस स्थिति में क्या होना चाहिए। वो व्यक्ति जिसके खिलाफ झूठी एफआईआर कराई गई है वो अपना बचाव कैसे करेगा। सबसे पहली बात, पुलिस का जो काम होता है, पुलिस ये करेगी जो कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेंट करी है, वो उसकी सुनेंगे। भाई मौत का कारण कुछ भी हो, चाहे वो रोड पे एक्सीडेंट से मर गया हो या फिर उस व्यक्ति ने खुद ही उसको मारा हो लेकिन नाम किसी और का लगा दिया हो, तो ऐसी स्थिति में जिसके खिलाफ नाम लगाया गया है, जिसका नाम लिखा गया है एफआईआर में, जिसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है कि हाँ भाई ये व्यक्ति दोषी है, और पुलिस ने उसको अरेस्ट भी कर लिया। अब ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जब कोर्ट में पहुंचेगा तब उसके ऊपर, कंप्लेनेंट के ऊपर भी ये दबाव रहेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा कि जिस टाइम में ऐसा हमला हुआ उस टाइम में वो व्यक्ति कहाँ था। वो कंप्लेनेंट ये बताएगा कि हाँ जी इसने मारा है और ऐसे ऐसे ये काम किया गया था, या तो उस जगह पे सीसीटीवी की फुटेज हो, या फिर कोई जैसे सोसाइटी है तो नीचे गार्ड वार्ड रहते हैं, या किसी लोगों ने देखा हो, कोई गवाह हो, मतलब मौका वारदात पे जो मौजूद होते हैं चश्मदीद गवाह। ये तो हुई बात कंप्लेनेंट की, जिसने कंप्लेंट करी है, जिसने झूठा नाम लगाया है। अब बात कर लेते हैं जिस व्यक्ति के खिलाफ लगा है, तो वो व्यक्ति उस समय कोर्ट में ये साबित करेगा कि जिस समय ये मर्डर हुआ उस समय मैं वहाँ था ही नहीं, मैं उस समय वहाँ नहीं था। वो जहाँ भी हो व्यक्ति उस जगह के लिए दिखाएगा। यदि व्यक्ति उस स्टेट से, उस जगह से ही बाहर है, तो अपना वहाँ पे जहाँ उसने होटल लिया है या अपना कोई टिकट हो, सिनेमा का टिकट हो, बस का टिकट हो, एयर टिकट हो, कुछ भी हो, उसके आने जाने का दिखा सकता है। इस तरीके से वो अपने आप को बचा सकता है। ओवरऑल बात यह है कि अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कोर्ट में आपको ये दिखाना ही पड़ेगा कि जिस समय ये हादसा हुआ, जिस समय किसी का मर्डर हुआ, उस समय आप वहाँ मौजूद नहीं थे, और ये जो एफआईआर में नाम लिखा गया है आपका, ये गलत लिखा है। ऐसा आपको प्रूफ करना पड़ेगा वहाँ पे कोर्ट में, ये जो प्रूफ करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि मर्डर करने के बाद में कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है, चाहे चाकू से करे, चाहे गोली से करे, चाहे किसी भी तरीके से लड़ाई में, झगड़े में, किसी भी तरीके से व्यक्ति किसी का मर्डर करता है। अब मर्डर करने के बाद में वो व्यक्ति थाने में जाके सरेंडर कर देता है कि हाँ जी मैंने इस व्यक्ति का मर्डर कर दिया है, ये वेपन है, ये चाकू है, ये तलवार है, ये बंदूक है, ये पिस्टल है, ये कट्टा है, इसके ज़रिए मैंने उस व्यक्ति को मारा है। अब वो लाके दे या ना दे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो व्यक्ति सरेंडर कर देता है कि हाँ जी मैंने इसका ऐसे ऐसे मर्डर किया है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है।
पुलिस तुरंत आपको अरेस्ट कर लेगी। जो भी व्यक्ति सरेंडर करेगा पुलिस उसे तुरंत अरेस्ट कर लेगी और उसके बाद में उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करेगी। फिर कोर्ट उसे रिमांड पे ही भेजेगा, पुलिस वालों के पास में रिमांड पे भी जाएगा। कोई मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आपको सरेंडर करने से कोई बेनिफिट मिलेगा। जो ट्रायल चलना है वो ट्रायल चलेगा, रिमांड पे जाना है रिमांड पे भी जाएंगे। कोई फर्क नहीं है कि सरेंडर कर दे या फिर ना करे, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ट्रायल फेस होना है, जो एक प्रोसीजर है मर्डर केस का, वो उसी तरीके से ही चलेंगे। बस ये है कि पुलिस वालों को मेहनत कम करनी पड़ेगी, उन्हें एक्यूज को जिसने मारा है उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, उनको इजीली ऐसा हो जाएगा। तो हो सकता है कि पुलिस थोड़ा सा, जैसे पुलिस का काम होता है वो अक्सर करते हैं अपने पावर का इस्तेमाल, तो वो पहले मारते हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है वो ना मारे, ये हो सकता है। और दूसरी बात, जब निर्णय होगा, कोर्ट का निर्णय होगा, वहाँ आप खुद ही सरेंडर कर चुके हैं, तो कुछ परसेंट चांस ऐसा हो सकता है कि जहाँ मैंने आपको बताया कि इसमें सज़ा, मौत की सज़ा सुनाई जा सकती है या फिर उम्र कैद सुनाई जा सकती है। तो जज के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, जो मजिस्ट्रेट है उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कुछ बरसी करके आपकी थोड़ी बहुत सज़ा को कम कर दे, उम्र कैद कर दे। अगर उसे मृत्यु की सज़ा सुनानी है तो उसको कम करके उम्र कैद कर दे, तो इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। तो सरेंडर करने का कोई ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होता है, जो ट्रायल जैसे चलना है वो वैसे ही चलेगा। अब बात कर लेते हैं कि मृत्यु का कारण कुछ और हो लेकिन एफआईआर आपके अगेंस्ट हो जाए। आप समझिए कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन उस जगह जो व्यक्ति मिले और जो उसके साथ के यार दोस्त मिले, परिवार वाले मिले, उन्होंने उस व्यक्ति को नहीं मारा, उन्होंने नहीं मारा, लेकिन जो पुलिस वालों को लगा कि उस व्यक्ति ने ही उसको मारा है, पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर कर दी और उसको अरेस्ट कर लिया, लेकिन वो व्यक्ति का मौत का कारण कुछ और था। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब ये समझ लीजिए, जैसे मान के चलिए कि 4 दोस्त हैं, वो कहीं घूमने जा रहे हैं, ये तो उसके बाद में वही परिवार वालों को, चारों के परिवार वालों को पता है कि ये व्यक्ति चारों एक साथ गए हैं, ठीक है। अब इस स्थिति में एक जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है, या फिर मान के चलिए होटल में पहुंचने के बाद में उन व्यक्ति के साथ में एक को कुछ उन्होंने जो भी खाया, तो फूड पॉइजनिंग की वजह से एक की मौत हो गई, एक व्यक्ति मर गया, 4 में से 3 जिंदा हैं। अब वो घबरा गए। अब ऐसी स्थिति में जब वो घबरा गए तो उन्होंने वहां से भाग लिया, वो भाग के फरार हो गए। लेकिन जब सुबह हुई और पता लगा कि भाई वहां पे ऐसे एक लाश पड़ी हुई है, तो पुलिस वाले वहां पहुंचे। तो पुलिस वालों ने जब तफ्तीश करी तो पता लगा यहाँ तो 4 जने आए थे ऐसे ऐसे। तो पुलिस वालों ने शक पे उन तीनों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दी 302 की। हालांकि यहाँ पे हुआ क्या, वो बंदा, उसने कुछ खा लिया, सभी ने साथ में खाया, लेकिन उसको फूड पॉइजनिंग हो गई और उससे उसकी मौत हो गई। या फिर कोई और उदाहरण ले लीजिए, अब रास्ते में जाते वक्त में किसी को हार्ट अटैक आ गया, अब चारों में से किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो रोड पे ही, अब वो रोड पे खड़े हैं, तो रोड पे ही छोड़ के चले गए उस व्यक्ति को, एक को छोड़ के सारे भाग गए डर के मारे कि हाँ भाई हमारे ऊपर हमें ऐसे ऐसे केस हो जाएगा, तो वहां से भाग गए। तो फिर वही कंडीशन, पुलिस आके पहुंची है और उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे बंदा मरा पड़ा है, और इसके साथ में जब तफ्तीश करी तो मालूम पड़ा ये इसके साथ में और भी दोस्त आए थे, वो फरार हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर पुलिस वाले उसके खिलाफ ही एफआईआर कर देते हैं 302 की। अब आपको करना क्या है कि ऐसी स्थिति में कभी भी ना भागे ना, पैनिक ना हो, भागे ना, और जो भी हकीकत है वो सभी को बयां करें। अगर आप ऐसी स्थिति में बच के भागते हैं तो फिर खुद ब खुद आपके ऊपर शक बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में कभी भागे ना और जो हकीकत है वो बयां करें, इससे आप 302 से बच जाएंगे। जो 302 में जो बेल होनी है, मान के चलिए वैसे तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अगर इसमें अगर बेल होनी है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में, एक एज यूजुअल 6-7-8 महीने में अगर हो रही है बेल, तो फिर अगर आप फरार होंगे तो वो वक्त ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, मृत्यु का कारण, जो उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका कारण कैसे पता लगेगा? पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है उसमें सारा कारण पता लग जाता है कि व्यक्ति की मौत कैसे हुई है। अब जिसको हार्ट अटैक आया तो पोस्टमार्टम में यह भी पता लगेगा कि इसकी जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। जिसको फूड पॉइजनिंग की वजह से मौत हुई है तो वो पोस्टमार्टम में ये भी पता लगेगा कि किसी ने ऐसा खाया जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हुई और इसकी मौत हो गई। तो अब बात करते हैं जमानत की, कि इसमें जमानत कैसे होगी।
जो ही ये जो PMR रिपोर्ट हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, ये आप कोर्ट में लगाएंगे, मतलब आप नहीं लगाएंगे, आपका जो एडवोकेट होंगे वो लगाएंगे कोर्ट में, और वो दिखाएंगे कि हाँ जी मौत का कारण कुछ था, ये जो FIR लॉन्च हुई है इनके खिलाफ में 302 की, ये गलत है, तब आपको तुरंत बेल मिल जाएगी। और ऐसी स्थिति में लेकिन फिर भी मैं ये अब भी कह रहा हूँ कि आप भागे ना, जो हकीकत है वो बताएं, तो हो सकता है कि आप जेल जाने से ही बच जाएं। अब बात कर लेते हैं कि जमानत कैसे होगी। जमानत का क्या इसमें स्थिति है। जमानत के लिए तो आप भूल ही जाइए, 302 मर्डर केस में जमानत के लिए भूल जाइए कि बहुत आसान होता है। सबसे पहले तो पुलिस केस फाइल करेगी, FIR रजिस्टर होगी, उठा लेगी, व्यक्ति को उठा लेगी। जब उठा लेगी तो उसके बाद में जब तक चार्जशीट नहीं पहुंचेगी कोर्ट में, तब तक तो बेल ही नहीं होगी। तो कम से कम 90 दिन तो ये होते ही हैं कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने के पुलिस वालों के। तो 90 दिन तो आप वैसे ही भूल जाइए कि कोर्ट में बेल हो जाएगी। अब उसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या तरीका होता है, जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट कराई है, जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट कराई है, जो कंप्लेनेंट है, अगर आप जो एक्यूज पर्सन है जो जेल में है, उसके परिवार वाले उस कंप्लेनेंट से मिलकर किसी तरीके से कोई समझौता कर लेते हैं, चाहे वो समझौता पैसे से हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो, जमीन से हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, किसी भी तरीके से आप उससे अगर समझौता करते हैं, ये नहीं कहूँगा कि हाँ जी उसे डराएं धमकाएं, मारे पीटें, तो ऐसा करना गलत है। नहीं, ऐसा आप करेंगे तो आपका जो बेल हो जानी होगी ना वो भी नहीं होगी, और एक नया केस एक और तैयार हो जाएगा कि आप उससे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो या उसके ऊपर दबाव बना रहे हो या उसे डरा रहे हो, धमका रहे हो, ऐसा केस एक और तैयार हो जाएगा आपके खिलाफ। तो जो जब एविडेंस के स्थिति पे आएगा, जब केस एविडेंस पे आएगा, गवाही पे आएगा, तब आप वहाँ पे उनसे इस मतलब पहले से ही बातचीत करके रखिए और उसको हॉस्टाइल कराइए। मतलब कि जो असल चीज़ है उसे थोड़ा सा वो अपनी चीज़ों से हट जाए, वो बयान वो ना दे जो आपके खिलाफ हो। हॉस्टाइल का मतलब ये है कि आपके खिलाफ बयान ना दे, सारी चीज़ें जो गवाही पे हैं तो वो ऐसे गवाही ना करे, दे जो कि आपके खिलाफ हो। आप उससे कैसे भी समझौता करिए, जो कंप्लेनेंट है उससे किसी भी तरीके से समझौता कीजिए, चाहे पैसे से करें चाहे कैसे भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोर्ट में समझौता हुआ, वो हॉस्टाइल हो गया, एक बार हॉस्टाइल हो गया, आपके खिलाफ कंप्लेंट और मतलब आपके खिलाफ गवाही नहीं दी, तो आपकी ज़मानत आसानी से हो जाएगी। और अगर हॉस्टाइल नहीं होता है, आपके खिलाफ ही गवाही दे दी जाती है, तो ज़मानत होने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि IPC के सेक्शन 302 क्या होता है और इसमें कितनी सज़ा है, और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। यदि आपको कुछ लगता है कि हाँ भाई आप नहीं समझ पाए हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके जवाब दे दूँगा, और पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जवाब ज़रूर दिए जाएँ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब मैं मिलता हूँ आपसे अगले एक वीडियो में। थैंक यू सो मच।